Dear student, you are most welcome to our educational channel मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर जो हमने लास्ट क्लास में इसके लास्ट क्लास में बेंडिंग इक्वेशन डेराइव किया था, बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल कॉन्सेप्ट हमने आपको बताए थे। और जो है डेराइव किए थे कौन सा, बेंडिंग इक्वेशन, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बेंडिंग, ठीक है ना, एजम्पशंस इन प्योर बेंडिंग। पहले तो आपको क्रॉस सेक्शन याद दिला दें कि ये सारे क्रॉस सेक्शन हुआ करते थे अपने, क्योंकि आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है, कम से कम 15 से 20 इंपॉर्टेंट टर्म्स हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जो बेंडिंग में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम बता दें कि क्या होता है क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। तो सबसे पहला जो टर्म है आपका, ध्यान दीजिएगा, बीम। तो बीम में हम आपको बता चुके हैं कि चाहे आपका कैंटिलीवर बीम हो, ठीक है ना, एक बार पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। ये कैंटिलीवर बीम है आपका। इसी बीम को आप यदि दोनों साइड सपोर्ट दे देते हैं तो सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, और थोड़ा सा इसको बाहर कर देते हैं सपोर्ट के बाहर, ठीक है, दोनों साइड, तो इसको ओवर हैंगिंग बीम बोलते हैं। लेकिन इसी बीम को जब आप क्या करते हैं, साइड व्यू से देखते हैं, तो जो आपको मिलता है, क्या मिलेगा, जैसे इस बीम ऐसे है तो क्या मिलेगा, रेक्टेंगल मिलेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रॉस सेक्शन आपको बताए थे। ये सब क्रॉस सेक्शन है, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजोइडल, टी सेक्शन, एल सेक्शन, एच सेक्शन। और इसमें एक चीज़ जो एक्सप्लेन करने वाले हैं, दूसरा जो है बीम आप समझ गए, क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम समझ गए। उसके बाद सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल सेक्शन समझिएगा, अनसिमेट्रिकल सेक्शन, ठीक है ना। अलग से नहीं समझा रहे हैं, यहाँ पे आपको समझा रहे हैं। देखिए क्या होता है कि दो एक्सिस होती है, ठीक है ना, एक्स वाई, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कोई ऐसा पार्ट है, जैसे यहाँ पर देखिए कि एक्स और वाई दोनों के क्या है, सिमेट्रिक है कि नहीं। जितना एक्स के ऊपर नीचे है उतना ही दाएं बाएं भी है, ठीक है ना। तो ये दोनों के सिमेट्रिक है, इसको सिमेट्रिकल सेक्शन बोलते हैं। जैसे ये देखिए सिमेट्रिकल सेक्शन है आपका, ठीक है ना, ऑलो, या ये भी सिमेट्रिकल सेक्शन है। यहाँ से यदि इसको हम देखेंगे तो ये भी बीच से एक्स वाई ये रेफरेंस आ जाएगा, तो सिमेट्रिकल सेक्शन है। लेकिन ये क्या सिमेट्रिकल सेक्शन है, जी नहीं है। देखिए कोई आपका ट्रायंगल है, कोई मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल कहाँ से आपका जो है सिमेट्रिकल है, नहीं है। देखिए ये y के अबाउट तो सिमेट्रिक है, लेकिन x के अबाउट सिमेट्रिक थोड़ी ही है। इधर कहीं से आप बांट ही नहीं सकते हैं जिससे दोनों बराबर हो जाए ऊपर नीचे, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल सेक्शन, अनसिमेट्रिकल सेक्शन। तो ये तो अनसिमेट्रिक है किसके अबाउट, सिर्फ x के अबाउट, y के अबाउट तो सिमेट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे आपका एल सेक्शन है, मान लीजिए एल सेक्शन है, अब ये कोई सेक्शन है, तो ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है, ये ना ही y के अबाउट सिमेट्रिक है और ना ही x के अबाउट सिमेट्रिक है। तो इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल सेक्शन, याद रहेगा, इसको बोलते हैं क्या, अनसिमेट्रिकल सेक्शन, ठीक है। इसके बाद आपको जो है बेंडिंग इक्वेशन जो है किस तरह से बेंड होता है, तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये जो है बेंड जब होता है तो ध्यान दीजिएगा, ये न्यूट्रल एक्सिस एंड न्यूट्रल लेयर, क्या क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रल एक्सिस एंड न्यूट्रल लेयर, ये दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि कोई भी बीम है आपका, ये हम मान करके चले थे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर से मिल करके बना हुआ है, ठीक है। अब जब इसके ऊपर आप लोड लगाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बेंड होगा, ठीक है, बेंड होगा कि नहीं, बेंड होगा। तो इस साइड क्या होगा, कंप्रेशन, इधर के फाइबर जो होंगे इसको बोलते हैं क्या, फाइबर, इसको क्या बोलते हैं, फाइबर, ठीक है। तो इधर के क्या होंगे, फाइबर आपके कंप्रेस होंगे, और इधर के क्या होंगे, इस साइड के इलोंगेट होंगे। एक साइड क्या होगा, कंप्रेशन होगा, कंट्रैक्शन होगा, और दूसरे साइड क्या होगा, इलोंगेशन होगा। लेकिन बीच में कोई ना कोई एक ऐसा लेयर तो होगा
जैसे कंप्रेशन को यदि आप पॉजिटिव मानते हैं और इलोंगेशन को निगेटिव मान लेते हैं, मान लीजिए, तो पॉजिटिव से निगेटिव जाने के लिए बीच में कहीं तो जीरो आएगा। भाई पॉजिटिव से आप जा रहे हैं निगेटिव की ओर या निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो कहीं ना कहीं बीच में जीरो तो आएगा। उसी जीरो वाले को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। मतलब ये एक ऐसा एक्सिस है या न्यूट्रल लेयर, या न्यूट्रल एक्सिस। और हमने एक जो है वीडियो में, लेक्चर नंबर लास्ट वाले वीडियो में हमने प्रूव किया था कि न्यूट्रल एक्सिस एंड न्यूट्रल लेयर दोनों क्या है, सेम है। न्यूट्रल लेयर एंड न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ देखिए किसी भी सेक्शन का आप निकालेंगे, ठीक है, किसी भी सेक्शन का निकालेंगे ना, तो आपका ये आता है वाई डी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। आप देखिए पी इक्वल टू, मतलब इस पे आपका टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू एरिया। अच्छा, टोटल जब हम निकालेंगे तो सिग्मा डी ए, और सिग्मा डी ए फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए एक्स्ट्रा कहीं फोर्स होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। और सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू, ध्यान दीजिए, सिग्मा अपन वाई इक्वल टू क्या होता है, ई बाई आर। तो सिग्मा इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई बाई आर इंटू वाई, ये क्या होगा वाई डी ए। और वाई डी ए अपने आप में क्या होता है, जीरो। अरे बात समझ में। तो ये यदि जीरो होता है, इसका मतलब कि न्यूट्रल लेयर एंड न्यूट्रल एक्सिस बोथ आर सेम, ठीक है। न्यूट्रल लेयर एंड न्यूट्रल एक्सिस बोथ आर सेम, ठीक ना। तो बोथ आर सेम ये हम लिख सकते हैं। और बोथ आर सेम पहला चीज। दूसरा कि ये न्यूट्रल एक्सिस अब होगा कहां पर, मतलब कि सेंट्रॉइड पर होगा। इसीलिए तो यहाँ पर वाई डी ए इक्वल टू जो जीरो निकाले हैं, इसीलिए तो निकाले हैं, क्योंकि मोमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। क्योंकि इक्विलिब्रियम में क्या होगा, टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स जीरो, ठीक है ना। यदि कोई बीम इक्विलिब्रियम में है तो टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो अब ई बाई आर इसके ब्रैकेट में था, तो ई बाई आर तो जीरो हो नहीं सकता, तो इसको जीरो होना पड़ेगा। मतलब कि न्यूट्रल एक्सिस ऑलवेज पासेस थ्रू दी सेंट्रॉइड। तो ये आप एक जो है याद रखिएगा कि न्यूट्रल एक्सिस और न्यूट्रल लेयर ऑलवेज पास थ्रू सेंट्रॉइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन, सेंट्रॉइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये याद रहेगा। तो मतलब न्यूट्रल एक्सिस या न्यूट्रल लेयर कोई बोलता है निकालने के लिए, तो आप तुरंत क्या कीजिएगा, तुरंत क्या कर देना है, आपको उसका सेंट्रॉइड निकाल लेना है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, उसके बाद हमने आपको बताए थे क्या, एजम्पशंस इन प्योर बेंडिंग, ठीक है ना। हाउ द बीम बेंड्स एंड व्हाट आर दोज एजम्पशंस, ये एजम्पशंस हमने बताए थे। फिर इसके बाद जो है हमने निकाले थे क्या, बेंडिंग इक्वेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस बेंडिंग इक्वेशन से आज 2-3 टर्म निकलेगा। बेंडिंग इक्वेशन आपने देख लिया, इस बेंडिंग इक्वेशन से हम निकालेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, हम आपको याद दिलाएंगे और उसके बाद निकालेंगे, ठीक है ना। पहला टर्म क्या है आपका, बेंडिंग इक्वेशन। बेंडिंग इक्वेशन क्या है, m अपन आई इक्वल टू सिग्मा अपन वाई इक्वल टू ई बाई आर। इसके सारे टर्म आपको याद दिला दें, क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस इन द बीम, वाई क्या है, जैसे कोई आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन बीम है तो डिस्टेंस, और इसको हमने बता दिया कि न्यूट्रल एक्सिस हो गया, द डिस्टेंस ऑफ आउटर फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है ना। ये आप ये मान करके चलिए, जैसे कि अभी हमने प्रूव किया आपका कि न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल लेयर ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंट्रॉइड। मतलब ये जो है आपका क्या हो गया, सेंट्रॉइड जो निकालते थे CGMI में वाई बार जो निकालते थे, ये वही है एक्चुअली। और ई क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ रेडियस, सॉरी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी जो है हमने आपको कहीं दिखाए अभी, और नहीं तो अभी दिखा देते हैं,
क्योंकि ये भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत जाएगी बाद में। ठीक है, ये बीम को जब बेंड करेंगे, ठीक है ना, तो इट टेक्स सच काइंड ऑफ शेप। तो कहीं ना कहीं ये जो आर्क शेप बना, तो इस आर्क शेप में कहीं ना कहीं एक कॉमन सेंटर होगा कि नहीं, और इसी सेंटर को क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ से इस न्यूट्रल एक्सिस तक के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो बेंडिंग इक्वेशन डिराइव किए थे लेक्चर नंबर 72 में, तो वहाँ भी जा करके आप देख सकते हैं। ठीक ना, तो ये जो है बेंडिंग इक्वेशन याद रखना है, प्योर एजम्पशंस याद रखने हैं। और ये जो बेंडिंग इक्वेशन है, तो दो को एक साथ यदि हम यूज करते हैं, m अपन आई इक्वल टू सिग्मा अपन वाई, तो m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू आई अपन वाई लिख सकते हैं क्या, और इस आई अपन वाई को ही जेड लिखते हैं, और जेड क्या होता है, आई अपन वाई। इसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस। जेड इज नोन एज सेक्शन मॉडुलस। तो ये सेक्शन मॉडुलस याद रहेगा। अब आपको क्या होता है सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक ना, सेक्शन मॉडुलस ऑफ द बीम, ठीक ना। दैट मीन्स कि आप इसको और लिखना चाहें, जेड इक्वल टू, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बीम अबाउट न्यूट्रल एक्सिस अपन मोमेंट अपन क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। दैट मीन्स द सेक्शन मॉडुलस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द बीम सेक्शन, ठीक है, सेक्शन ऑफ बीम represents section of beam represents the strength of any beam due to its geometry। मतलब कि ज्योमेट्रिकली मतलब कि कोई स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का बीम है, कोई रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का बीम है, कोई सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का बीम है, कोई ट्रेंगुलर क्रॉस सेक्शन का बीम है, और सब कुछ सेम हो, तो क्या इन सब के स्ट्रेंथ में कोई जो है अंतर आता है क्या, ठीक है। तो ज्योमेट्री के चलते यदि में स्ट्रेंथ में कोई डिफरेंस है, देन इट इज कॉल्ड बेसिकली जो है, देन इट इज कॉल्ड सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। फिर हमने आपको सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक अभी बताए। एक और टर्म आता है, अच्छा सा टर्म है, एंटी क्लास्टिक कर्वेचर, ठीक ना। अब देखिए कोई बीम है, ये बीम है, इसके ऊपर आपने लोड लगाए, ठीक है, इसके बीम के ऊपर आपने लोड लगाए, तो ये हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कर्वेचर बन गया। लेकिन जनरली क्या है, हम लोग 2D में दिखाते हैं, लेकिन यही बीम जो है, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर को न्यूट्रल एक्सिस से जो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यही बीम यदि आपका क्या हो, 3D हो, ठीक ना, 3D हो, तो ये कैसे बेंड होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये बेंड होगा तो कुछ ऐसे बेंड होगा कि नहीं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे, ठीक ना, दिस, ठीक ना, और फिर ऐसे, ठीक ना। तो ये देखिए आप यहाँ बेंड हो गया कि नहीं, ये बेंड हो गया, ठीक है, ये बेंड हुआ। तो यहाँ पर इसको 3D में जब आप देखते हैं, तो ये क्या हो गया आपका, एक कर्व x, ये कर्व क्या जा रहा होगा y, और ये कर्व क्या जा रहा होगा z। तो एक जो है यहाँ पर जब ये बेंड होगा ना,
तो प्लेन में तो डायरेक्ट बेंड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 3D में एक्चुअल में इसमें भी जो कुछ कर्वेचर आता है इसमें एक एक्स्ट्रा मोमेंट डेवलप होता है। क्या होता है? एक एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू द फोर्स अप्लाइड एक जो है मोमेंट डेवलप होता है। उसके चलते जो कर्वेचर बनता है उसको एंटी क्लास्टिक या सिंक्लास्टिक कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको पहले मैं लिख दूं, उसके बाद आपको समझा दूंगा। एंटी क्लास्टिक कर्वेचर या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? सिंक्लास्टिक कर्वेचर और सिंक्लास्टिक। यहां मैं लिख नहीं रहा हूं, ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ध्यान से समझिएगा। तो क्या होता है कि जब कोई भी डिफॉर्म शेप रेक्टेंगुलर बीम जो है प्योर बेंडिंग जो है इसके ऊपर लगता है और एक कोई कपल लगता है M, तो द लॉन्गिट्यूडिनल कर्व इन दिस XY plane ड्यू टू Z और in the YZ plane due to X। ठीक है ना? in the XY plane is longitudinal curvature in the XY plane is positive while the transverse curvature माने दो प्लेन में जो एक पॉजिटिव होगा तो दूसरे प्लेन में मतलब XY प्लेन में यदि पॉजिटिव है, ठीक ना, XY प्लेन में, तो इसके अपोजिट जो 90 डिग्री पर XZ प्लेन है वो क्या होगा? निगेटिव होगा। That means a surface which has curvature of opposite sign in two perpendicular planes is said to be anti-clastic curvature। क्या बोलते हैं उसको? एंटी-क्लास्टिक कर्वेचर। ठीक है, फिर से बोल देते हैं, यहां लिख भी देते हैं, नहीं याद रहा तो। ए सरफेस, ठीक है ना, ए सरफेस which has curvature of opposite sign in two perpendicular planes is said to be anti-clastic curvature। ठीक ना? In this shape top surface of the beams becomes like a saddle। ये जो इसका जो शेप हो जाता है, shapes becomes like saddle। ठीक है। ऑन द अदर हैंड इफ कर्वेचर ऑन अपोजिट परपेंडिकुलर प्लेन्स, अब ये तो मान लीजिए कि एक्स वाई और एक्स जेड की हम लिए, उसी तरह से ये भी तो हो सकता है क्या? वाई जेड प्लेन लिए हम, वाई जेड प्लेन, और यदि ये पॉजिटिव लेंगे तो इधर एक्स जेड क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा परपेंडिकुलर वाला उसका। ठीक है ना? तो सरफेस हैज शेप डोम एंड सेड टू हैव such kind of shape is synclastic curvature। एक के अपोजिट दूसरा होगा तो उसको क्या बोलते हैं? सिंक्लास्टिक कर्वेचर। तो इस तरह से एंटी क्लास्टिक एंड सिंक्लास्टिक कर्वेचर आप समझ गए। उसके बाद बेंडिंग स्ट्रेस आपको हमने बता दिया, ठीक ना। अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा, क्या? मॉड्यूलर रेशियो भी हमने आपको बता दिए। फ्लीज्ड बीम थोड़ा सा समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। फ्लीज्ड बीम एक बार याद दिला दें आपको। बेसिकली फ्लीज्ड बीम क्या होता है, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं ना कि यूनिटी इज दी स्ट्रेंथ। तो कई बार क्या होता है कि किसी बीम को दो मटेरियल से मिला करके बनाते हैं। मतलब कैसे कि ये लकड़ी है और इसको मजबूत करने के लिए दोनों साइड स्टील की प्लेट लगा देते हैं, ठीक ना। That means कि beam made up of two different material and joined in such a way that it behaves like single one। जैसे दो अलग अलग पहले थे, लड़का और लड़की, शादी हो गई, पति पत्नी हो गए, मतलब शरीर दो है लेकिन आत्मा एक है, मतलब दोनों साथ मरेंगे साथ जिएंगे, मतलब दोनों के अंदर डिफॉर्मेशन सेम होगा। पहला इक्वेशन, दोनों के अंदर डिफॉर्मेशन सेम होगा और टोटल मोमेंट ऑफ जो रेजिस्टेंस निकलेगा, टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो निकलेगा, देख रहे हैं, वह भी क्या होगा?
कि दोनों एक दूसरे को मिल करके बियर करेंगे, बराबर बराबर भले ना करें, ठीक ना, भले बराबर बराबर ना करें, ठीक ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट बीम या इसी को बोलते हैं फ्लिज्ड बीम, ठीक है। अब देखिए एक इक्वेशन यहाँ पर निकलता है m इक्वल टू E1/E2, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अपन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वुडन मटेरियल, टिम्बर मटेरियल। तो स्टील का ज़्यादा होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और टिम्बर मटेरियल का कम होगा, ठीक है ना। तो इसका 1 से हमेशा ग्रेटर देन ही आएगा और इसको बोलते हैं मॉडुलर रेशियो ऑफ स्टील एंड वुड, मॉडुलर रेशियो ऑफ स्टील एंड वुड, ठीक है। फिर इसको जब डेराइव करते हैं बेंडिंग इक्वेशन के हेल्प से तो टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आया है, ठीक है। और ये अब आप समझ चुके होंगे कि इस तरह से निकाले तो mi1 प्लस i2 आ गया कि नहीं। mi1 प्लस i2 को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, याद रहेगा क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई थिंक कि इक्विवेलेंट सेक्शन इसी को बोलते हैं, इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसी को बोलते हैं। तो ये आपका फ्लिज्ड बीम और कंपोजिट बीम याद रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट थोड़ा सा और, अच्छा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को ही ध्यान दीजिएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को ही स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन बोलते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो हम निकालते हैं ना, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन, इज स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन। और स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन जब ज्योमेट्रिकली निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, यदि आप ज्योमेट्रिकली निकालते हैं तो इसी को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, सेक्शन मॉडुलस से, ठीक है। आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद क्या होता है, एक लास्ट टॉपिक देखिए, इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग। क्या होता है, इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग, ठीक है। क्या होता है कि कोई बीम है, ये बीम है, ये मान लीजिए फिक्स है और इसका ये एक्सिस है। अब इसके ऊपर लोड लगाते हैं तो कोशिश हमारी ये रहती है कि लोड हमेशा कहाँ लगे, इस पॉइंट पर, ताकि सिमेट्रिक रहे, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आपका लोड लग रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट लोडिंग, ठीक ना, डायरेक्ट लोडिंग। और यहाँ पर जो आपका लोड लगता है इसको हम लोग लिखते हैं क्या, डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा डी, मतलब एक्सियल लोडिंग, इसको बोलते हैं एक्सियल लोड। क्या बोलते हैं, इसको इससे लिख देते हैं एक्सियल लोड, ठीक है ना, एक्सियल लोड। और ये होता है पी ए अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो भी आप निकालेंगे, और पी मतलब एक्सियल लोड। लेकिन यही लोड यदि मान लीजिए यहाँ लग गया, ठीक ना, तो इसको बोलते हैं, मैंने एक्सिस से कहीं भी इधर उधर लगा तो इसको बोलते हैं इसेंट्रिक लोड। क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक लोड, ठीक है ना, यही इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग। तो इसेंट्रिक लोड जब लगता है तो इसके बीच का डिस्टेंस एक्सिस और इस लोड के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए ई है, क्या लिखते हैं, ई। तो इसका जब बेंडिंग स्ट्रेस आप निकालते हैं सिग्मा बी, तो इसका निकल करके आता है, मतलब इक्वेशन क्या होता है, एम अपन आई इक्वल टू सिग्मा अपन वाई। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम, ठीक है ना, एम इंटू वाई अपन आई हो जाएगा कि नहीं। और इसको जो है एम क्या होगा, एम मतलब लोड तो यही पी लगा रहे हैं तो पी इंटू ई हो जाता है, पी इंटू ई इंटू वाई अपन आई। अब यहाँ पर आप यदि टोटल निकालेंगे रिजल्टेंट स्ट्रेस, ध्यान रखिएगा, क्या रिजल्टेंट स्ट्रेस जब आप निकालते हैं तो क्या होता है, सिग्मा बी प्लस सिग्मा डी। तो सिग्मा बी क्या हो गया आपका, पी ई वाई अपन आई प्लस ये पी अपन एरिया, ठीक है। ध्यान दीजिए पी अपन एरिया क्या हो गया, ये जो आप पी लोड लगा रहे हैं एक्सियल लोड, और यही पी लोड क्या लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं, लेकिन एक्सिस से हट करके लगा रहे हैं कुछ डिस्टेंस पर, और इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ई, ठीक है, ई। लेकिन अब यहाँ लगाएंगे तो ये क्या होगा, ऐसे बेंड होगा, इधर लगाएंगे तो ऐसे बेंड होगा। तो टोटल स्ट्रेस जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, इसलिए यहाँ प्लस माइनस दोनों यूज करते हैं। यदि क्लॉकवाइज हुआ दिस वन प्लस
एंटी क्लॉकवाइज होता है तो प्लस लेते हैं और क्लॉकवाइज होता है तो माइनस लेते हैं, हमारा जो अभी तक का पैटर्न है। तो इस तरह से इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग का आप फार्मूला निकाल सकते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें याद रहेंगी आपको। तो एक बार और जाते जाते बता दें आपको कि क्या क्या हम लोग पढ़े इंपॉर्टेंट टर्म्स में। एक तो आपको एजम्पशंस याद रखने हैं बेंडिंग इक्वेशन के। बेंडिंग इक्वेशन जो है दुनिया का कह लें या मैकेनिकल का कह लें या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कह लें, सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन में से एक है। ठीक है, आई थिंक ये आपको याद रखना ही चाहिए। तो बेंडिंग इक्वेशन बता दिया हमने आपको, और इसके साथ ही जो है हमने आपको ये सेक्शन मॉडुलस बताए थे कि सेक्शन मॉडुलस क्या होता है। ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल स्ट्रेंथ और ज्योमेट्री के चलते किसी बीम की स्ट्रेंथ कैसे अलग अलग होती है ये भी हमने डिस्कस किया। फिर हमने आपको क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम दिखाए, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल सेक्शन बताया कि क्या सिमेट्रिकल होता है क्या अनसिमेट्रिकल होता है। अनसिमेट्रिकल बेंडिंग का क्वेश्चन बहुत कम पूछता है बीटेक वगैरह में, बट एमटेक में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और फिर यदि हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल में भी बहुत पूछे जाते हैं अनसिमेट्रिकल बेंडिंग की। तो हम लोग अनसिमेट्रिकल बेंडिंग के भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ना कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया कि न्यूट्रल एक्सिस एंड न्यूट्रल लेयर क्या होता है, और जाते जाते हमने ये भी आपको बताया कि न्यूट्रल एक्सिस इज बेसिकली जो है, और न्यूट्रल लेयर जो है हमेशा सेंट्रॉयड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू पास करता है। ठीक है, याद रहेगा। फिर बेंडिंग इक्वेशन, ठीक है ना, बेंडिंग इक्वेशन की हेल्प से सेक्शन मॉडुलस आपका हो गया। और फिर आपको हमने एंटी क्लास्टिक एंड सिंक्लास्टिक कर्वेचर बताई क्या होता है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उससे ही कुछ मिलता जुलता है, बट कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो है एंटी क्लास्टिक कर्वेचर और सिंक्लास्टिक कर्वेचर जो है कहाँ काम करता है, 3D बॉडी में काम करता है, 3D बॉडी में ही काम करता है और इधर उधर कहीं काम नहीं करता है, और जो है कहीं लगता भी नहीं है लोग, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर से ही काम चला लेते हैं। ये जैसे लगा ना, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर तो कहीं होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से ही काम चला लेते हैं। तो कर्वेचर मतलब क्या होता है कि एक कर्व बन गया, ठीक ना। इसके बाद हमने आपको फ्लिज्ड बीम का कॉन्सेप्ट बताए। फ्लिज्ड बीम में दो कॉन्सेप्ट है, एक कि स्ट्रेन दोनों का जो है क्या होगा, बराबर होगा, फ्लिज्ड बीम या कंपोजिट बीम। और लेक्चर नंबर 78 में हम पढ़ाएंगे भी, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 78 में आप जा करके देखेंगे तो फ्लिज्ड बीम आपको बहुत डिटेल में मिलेगा, बहुत प्यारा। और इसके 78 और 79 दोनों में न्यूमेरिकल भी किए हैं, ठीक है ना। अलॉन्ग विथ न्यूमेरिकल हम समझाएं तो वो ज़्यादा और मच बेटर है, ठीक है, और ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो एक तो फ्लिज्ड बीम बताया आपको, ठीक है ना। तो फ्लिज्ड बीम के ऊपर जो है न्यूमेरिकल आता ही आता है, फ्लिज्ड बीम के ऊपर न्यूमेरिकल आता ही आता है। फ्लिज्ड बीम में जो है हमने जो क्वेश्चन लिए हैं उसमें जनरली आप देखे होंगे कि स्टील और जो है टिम्बर लिए हैं, स्टील एंड टिम्बर। मतलब स्टील एंड टिम्बर कहने का मतलब क्या, वुडन मटेरियल, ठीक है ना। तो वुडन मटेरियल लिए हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है, स्टील एंड कॉपर भी आप ले सकते हो, बट क्या होता है एक वीक मटेरियल एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल, ऐसा करके कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपको हम जाते जाते इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग बताए, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, टू मच इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसेंट्रिक लोडिंग, इसेंट्रिक लोडिंग मतलब कि कोई आपका बीम है, ठीक है ना, कोई बीम है आपका, और होना क्या चाहिए था कि हमेशा एक्सिस के अलोंग लोड लगे, हमेशा क्या लगे, एक्सिस के अलोंग लोड लगे, ठीक है ना। तो एक्सिस के अलोंग यदि लोड लगता है तो स्ट्रेस क्या हो गया, P/A। लेकिन यही लोड आपका यहाँ पर लग गया, मतलब कुछ डिस्टेंस पे लगा, E, मतलब इधर भी लग सकता है इधर भी लग सकता है, तो इसी को बोलते हैं इसेंट्रिक लोडिंग। क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक लोडिंग। और इसका जो सिग्मा निकालते हैं तो P/E मोमेंट इंटू Y/I, अभी हम समझाए भी थे, ठीक ना। तो ये डायरेक्ट और ये बेंडिंग दोनों का कॉम्बिनेशन निकालते हैं, तब जा करके हमारा टोटल स्ट्रेस निकलता है कितना,
P अपन A प्लस माइनस होता है हमेशा PEY अपन I। तो ये याद रहेगा, आई होप सो। उसी तरह से एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम निकालते हैं तो आई अपन वाई को हम बता चुके हैं कि सेक्शन मॉडुलस होता है। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि कई बार अभी हम ये जैसे है सर्किल, तो सर्किल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि आप निकालते हैं तो क्या होगा, पाई बाई 64 डी टू द पावर 4। लेकिन ये मान लीजिए कि हॉलो सेक्शन हो, ठीक ना, हॉलो सेक्शन है। अब आउटर डायमीटर कितना है, कैपिटल डी और इधर स्मॉल डी, ठीक ना। तो इसका निकालते आना चाहिए आपको पाई बाई 64 इंटू डी टू द पावर 4 माइनस डी टू द पावर 4। अब इसका सेक्शन मॉडुलस निकालते हैं, सेक्शन मॉडुलस जब निकालते हैं तो क्या होता है, आई अपन वाई मतलब पाई अपन 64 और डी टू द पावर 4 माइनस डी टू द पावर 4 अपन कैपिटल डी बाई 2 होता है। आई बात समझ में, कैपिटल डी बाई 2। तो अब इसको कैंसिल करेंगे तो 32, मतलब सेक्शन मॉडुलस ऑफ हॉलो सर्कुलर सेक्शन ऑफ द हॉलो सर्कुलर शाफ्ट, ठीक है ना, निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई अपन 32 और कैपिटल डी। कुछ बच्चे क्या एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूँ, कुछ बच्चे क्या है एग्जाम में स्मॉल डी ही ले लेते हैं यहाँ पर, जो कि गलत है पूरी तरह से, ठीक ना। डी टू द पावर 4 माइनस डी टू द पावर 4, ठीक ना। अच्छा, सिंपल यदि सर्किल रहता, सिंपल सर्किल रहता, ठीक ना, तो उसका सेक्शन मॉडुलस निकालते तो क्या होता, पाई अपन 64 डी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई डी बाई 2, मतलब क्या हो गया पाई बाई 32 और ये डी से डी भी कटेगा तो डी क्यू। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये किसके लिए हो गया, सॉलिड शाफ्ट के लिए। ये किसके लिए हो गया आपका, सॉलिड शाफ्ट के लिए, ये सॉलिड शाफ्ट के लिए। और ये क्या हो गया, हॉलो सेक्शन, हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए, या हॉलो शाफ्ट के लिए, या हॉलो बीम के लिए, जो भी आप समझ लीजिए। तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हमने बताए, ठीक ना, कि बेंडिंग इक्वेशन क्या है, सेक्शन मॉडुलस क्या है, एंटी क्लास्टिक कर्वेचर क्या है, सिंक्लास्टिक कर्वेचर क्या है, फ्लिज्ड बीम क्या है, इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग क्या होता है, कंपोजिट बीम क्या होता है, और हॉलो सर्कुलर एंड सॉलिड शाफ्ट का सेक्शन मॉडुलस कैसे निकालते हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम क्या होता है। क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम हमने काफ़ी डिटेल में भी आपको बताया अभी, ठीक है ना। और ये क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम एक बार आप चाहें तो देख लें, इस तरह का क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम आपको हमने बताए थे। और फिर न्यूट्रल एक्सिस हमने बताए। तो इस तरह से हमने आज काफ़ी कुछ कवर किया एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें से एग्जाम में 2-2 नंबर के काफ़ी सारे क्वेश्चन आते ही आते हैं। मॉडुलर रेशियो वगैरह हो गया, ठीक है ना, न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल लेयर, सेक्शन मॉडुलस, बेंडिंग इक्वेशन, ये सब बिल्कुल याद रखना चाहिए, होठों पे रखना चाहिए, तुरंत यूज करते आना भी चाहिए, इसका एप्लीकेशन भी आना चाहिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप थोड़ा सा इस वीडियो को भी प्रमोट करेंगे, आप समझे होंगे, थोड़ा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। काफ़ी सारे न्यूमेरिकल अभी हम इसमें करने वाले हैं, तो आप इस प्लेलिस्ट में देखते रहिए हर एक वीडियो को और अपना ज्ञानवर्धन करते रहिए। साथ ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।